आरज़ी नहीं चलती तुझसे, राहें नहीं सजती तुझसे, तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना। जी हाँ, मंजिलों का घर आना। द मंजिल ऑफ योर्स इज द स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बाय शिवम मिश्रा, एंड हियर I am nomenclaturing my football show as the Goal Kick Show by Shivs, or the Goal Kick Show by Shivam Mishra. Welcome to the sports podcast for the Goal Kick Show. I am here to talk about the Premier League previous match day, which has gone past with so much of incredible action. So we have plenty to talk, plenty of actions to discuss about. So without any further ado, let's get going. So let's talk about the first match which took place on the match day 16th. Liverpool were up against Crystal Palace, a team which was looking like a down and out team, although they didn't have a very great or very giant legacy. And due to their opponents, Liverpool having a great legacy, having one of the most successful clubs in England's history, it was looking like a one-sided affair altogether. But it was absolutely an opposite fact when the kickoff got started, when the match got started. जी हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट केस रहा जब क्या नाम है क्रिस्टल पैलेस और लिवरपूल का मैच स्टार्ट हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें जो हाइलाइट्स रही मैच की वो रहे मोहम्मद साला और लिवरपूल का टेम्परामेंट। जी हाँ, लिवरपूल का एक टेम्परामेंट है, लिवरपूल की एक धैर्यता है जिसके कारणवश लिवरपूल वो मैच जीतती है। लिवरपूल वो मैच जीत के टेबल टॉपर्स बनती है, और टेबल टॉपर बनने के लिए देखिए मशक्कत तो करनी पड़ी, धैर्य रखना पड़ा, रेजिलियंस दिखानी पड़ी लिवरपूल को। अगर हम बात करें उस मैच की तो जरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। किक ऑफ होता है और ऐसा लगता है कि क्रिस्टल पैलेस जो है वो लिवरपूल को एक जीत थमा के और टेबल टॉपर बना देगी, पर क्रिस्टल पैलेस के जो कोच थे उन्होंने कहा कि हमारी बियर बॉटल संभालिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वी विल definitely scramble the Liverpool Giants. We will not allow them to make it to the top of the table without any great kind of struggle. That is what it is. Liverpool were not there just to make it to the top of the table by easy win. Crystal Palace had something else in their mind, and therefore they were looking like a more comprehensive team during the first half of the game. Yeah, this is a fact. We need to accept this fact. क्योंकि देखिए लिवरपूल जो है वो स्टार्टिंग में प्रेस नहीं कर रही थी, प्रेस करना उन्होंने शुरू किया, धीरे-धीरे गेम पे पकड़ बनाना शुरू करी और एक 2-3 लूज़ मोमेंट्स भी आए पहले हाफ में। पहले हाफ में एक लूज़ मोमेंट जो मुझे लगा वो 30वें मिनट पे, वो जो पेनल्टी ऑलमोस्ट कंसीड कर दी थी आपने। पहले पहले हाफ में एक गोल खा के पेनल्टी कंसीड हुई, पेनल्टी कंसीड का गोल मोमेंटम ले जाता पूरा का पूरा गेम का लिवरपूल से। तो लेकिन लिवरपूल बच गए क्योंकि वटारू एंडो को पहले फाउल कर दिया गया था बॉक्स पेनल्टी एरिया से पीछे। तो लिवरपूल जो है वहां बच गए, पेनल्टी नहीं कंसीड करी, लेकिन अपना ब्रिलियंट प्ले जो है क्रिस्टल पैलेस कंटिन्यू करती है और पहला हाफ खत्म हो जाता है। लिवरपूल के डिफेंडर जो है अच्छी खासी टफ फाइट प्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल पैलेस के सामने, क्रिस्टल पैलेस को गोल स्कोर नहीं करने देते हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ को यहीं समाप्त कर लेते हैं। लेकिन सेकंड हाफ में कहानी दूसरी ही रही। क्रिस्टल पैलेस जो है वो बहुत ज्यादा एडमेंट थे, उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपको टॉप ऑफ द टेबल जाना है तो आपको हमें हराना ही पड़ेगा, वो भी धैर्यता रेजिलियंस दिखाते हुए। तो ऐसा ही किया क्रिस्टल पैलेस ने 58वें मिनट, या माफ कीजिएगा 57वें मिनट की 57th मिनट पे मटेटा जो है वो गोल स्कोर कर देते हैं और क्रिस्टल पैलेस को 1-0 अप की एक लीड प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे लिवरपूल के फैंस थोड़ी देर के लिए एप्रीहेंसिव जरूर होंगे, पर उनकी टीम यर्गन क्लॉप बिल्कुल भी एप्रीहेंसिव नहीं लगे, बिकॉज दे आर कंप्लीटली familiar with such kind of situations. Liverpool have definitely incorporated that trait of getting back, or Liverpool have incorporated the trait of making a comeback after conceding a goal, after conceding a lead. And that has been the story for the Liverpool club since, since this season or since last season. But yeah, but more oftenly, you could say this trait pertaining to be this season only, pertaining to this season only rather. So Liverpool were going easily. They were not really looking they were not really looking very apprehensive. They were really cool, calm, and composed. They didn't have any kind of tension because they knew the fact that any kind of snip
any kind of sniff will provide us a goal, and that is what it is. On the very 77th minute, Mo Salah, the golden man of Liverpool, scores a goal. He was really looking incredible, and he scores he scores his 150th Premier League, not Premier League actually, 150th Liverpool goal. And as far as the Premier League goals are concerned, Liverpool stars have made it to 200. Yeah, you heard me right. Only 50 goals have been scored while wearing the jersey of any other team except Liverpool. Out of the 200, 150 have been scored while wearing the jersey of Liverpool. That's why he's the man, he's the myth, he's the legend, Mo Salah. देखिए उस गोल के बिल्डअप की बात करूं मैं, तो गोल जो है वो बहुत जबरदस्त था। मोमेंटम मिला, बीच में क्या नाम है, इंटरसेप्शन करते हैं वर्जिल वैन और बॉल को क्या नाम है मिडफील्ड में डालते हैं। मिडफील्ड में डालने के बाद जोन्स जो है वो बॉल को देते हैं, जोन्स जो है वो गेम चलाते हैं, और जोन्स जो है बॉल को पास करते हैं डियास को, डियास फिर वापस जोन्स को देते हैं, और जोन्स एक जबरदस्त सा असिस्ट देते हैं मोहम्मद साला को, और मोहम्मद साला जो है वो गोल स्कोर कर देते हैं और एक इक्वलाइजर दे देते हैं, और 1-1 का स्कोर बोर्ड सामने रख देते हैं क्रिस्टल पैलेस के। पर लिवरपूल जो है वो अपने आप को कंटेंडर बना देती है। पर क्या ड्रॉ करना ही बहुत था लिवरपूल के लिए? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आपको एक कन्विंसिंग टीम नजर आना है तो एक ड्रॉ जो है वो सिर्फ काम नहीं करता, आपकी एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस यानी कि एक विन जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, और तब जाके आप खेलते हैं। तो अगर हम बात करें आगे की, तो फिर भी क्रिस्टल पैलेस जो है वो नहीं मान रहे थे। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि वो एडमेंट थे, वो तैयार नहीं थे ये गेम लूज करने के लिए। उनके लिए ड्रॉ भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन वो गेम तो लूज किसी कीमत पे नहीं करना चाहते थे। पर लिवरपूल बिंग लिवरपूल जबरदस्त गेम ऑफ प्ले दिखाती है, और 90 मिनट जो है समाप्त हो जाते हैं। 90 मिनट की समाप्ति के बाद एक्स्ट्रा टाइम जोड़ा जाता है, नॉट 30 मिनट वाला एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा सा टाइम और जोड़ा जाता है। और टाइम जोड़ने के बाद हावी एलियट जो कि सब्स्टिट्यूट होके आए थे सबोत्सलाई की जगह पर, हावी एलियट जो है वो गोल स्कोर करके लिवरपूल को विनर बना देते हैं इस दूसरे मैच का। अगर मैं बात करूं दोनों टीम्स की टेक्निक की, तो क्रिस्टल पैलेस बहुत अच्छा खेलती है और बहुत जबरदस्त गेम ऑफ प्ले दिखाती है, लेकिन लिवरपूल जो है ज्यादा कन्वेंशन लगती है। लिवरपूल के लिए और पॉजिटिव इस मैच में ये रहे कि एक नेगेटिव रहा लिवरपूल के लिए, लेकिन उसे नेगेट करते नजर आया लिवरपूल की अलेक्सिस मैकलिस्टर, वो गायब हो गए थे इस मैच के लिए। उसके बाद उनके पास आते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव फैक्ट जो लिवरपूल के लिए रहा वो था एलिसन का कमबैक, क्योंकि एलिसन ने वहां उससे पहले 29वें 28वें मिनट में एक जबरदस्त सेव किया था, और उसके बाद दो सेव और करते हैं एलिसन, शॉट ऑन टारगेट, दो शॉट ऑन टारगेट सेव करते हैं एलिसन। इससे पता चलता है कि लिवरपूल के एलिसन कितने ज्यादा नेसेसरी हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। This signifies the fact that Liverpool really needs a goalkeeper like Ellison, and Ellison was looking very comprehensive today, and he really was looking in his touch. तो ये था लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस के गेम की बात। अब आते हैं अगले गेम पे जो कि था आर्सेनल बनाम एस्टन विला। देखिए आर्सेनल बनाम एस्टन विला जो है एक गेम था देखने लायक, बहुत हाइप थी इस गेम के लिए, क्योंकि एस्टन विला जो है अभी तक अपने होम पे नहीं आ रही थी। 14 लगातार गेम्स उना एमरी ने जीते थे, और अब कयास लगाई जा रही थी कि आर्सेनल जो कि फॉर्मर टेबल टॉपर्स बन जाते हैं लिवरपूल की जीत के बाद, उससे पहले वही टेबल टॉपर्स थे, वो शायद एस्टन विला को हरा देंगे। लेकिन कहानी जो है वो एकदम उल्टी नजर आई, एकदम उल्टी नजर आई। आर्सेनल जो है वो हार जाती है इस गेम को 1-0 के मार्जिन से। बात करेंगे आर्सेनल और लिवरपूल, माफ कीजिएगा, आर्सेनल और एस्टन विला के गेम पे। आर्सेनल और एस्टन विला की गेम की बात करें तो दोनों टीम जो है वो एकदम बराबर नजर आई। थोड़े से कुछ एस्पेक्ट्स थे जिसमें एस्टन विला ने आउटप्ले किया आपका आर्सेनल को, अदरवाइज दोनों टीम लगभग बराबर नजर आ रहे थे, और आर्सेनल ने ठीक ठाक चांस बनाए भी थे, पर उसमें उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। उसके कैपिटलाइज करने की बहुत उसके रीजंस थे, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग 11 से। देखिए स्टार्टिंग 11 जो है आर्सेनल का वो बहुत ज्यादा सेटल नजर आया। एस्टन विला भी कोई खास चेंज करके नहीं आई थी। साका खिलाया था उन्होंने, और उनकी तरफ से मैगिन, दो स्टार जो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था उस मैच के लिए, जिनका मैंने नाम आपको बता दिया, साका और मैगिन। लेकिन मैगिन ने तो स्कोर कर दिया, लेकिन साका स्कोर नहीं कर पाया। उना एमरी के टैक्टिक्स की बात करें तो उना एमरी अपने टैक्टिक्स से बहुत ज्यादा लेस नजर आए, अपने बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नजर आए आर्सेनल जैसी टीम के लिए। उन्हें पता था कि आर्सेनल विंग पे चढ़ के और प्रेस करके मैच जीतना चाहेगी और गोल स्कोर करना चाहेगी, लेकिन आर्सेनल
के टैक्टिक्स को एकदम नेगेट करने के लिए उनाई एमरी ने सेंट्रल जो स्ट्राइकर है उसको स्क्वीज करने की कोशिश की और वहां पे पूरा का पूरा गेम उन्होंने स्लाइस कर दिया। ओडेगार्ड को 2 चांस मिलते हैं लेकिन ओडेगार्ड जो है वो उसका क्या नाम है उतना भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते। ही कुड नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट। द 2 चांसेस व्हिच ही वाज रिवॉर्डेड ऑफ, he could not make the most of it, and Arsenal survived, or I should say Arsenal got succeeded in defending that goal. Personally, that goal, the goal which they scored, or I should say the winner, the only goal which got scored in the match was came from मैकगिन्स फुट। मैकगिन्स का गोल जो है बहुत जबरदस्त था। उससे पहले अगर मैं मैकगिन के गोल की बात करूं, जॉन मैकिन जो है वो रन तो बना रहे थे लेकिन उसका जितना ज्यादा श्रेय जॉन मैकिन को मिलना चाहिए उतना ही श्रेय मिलना चाहिए लियन बेली को। बहुत जबरदस्त असिस्ट प्रोवाइड करते हैं और जबरदस्त गोल देखने को मिलता है मैकिन से। और एक टाइम पे जब पहला गोल हुआ तो मैंने क्या बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि आर्सेनल अभी कमबैक करेगी और ऐसा होता है। मार्टिनेली जो है बहुत जबरदस्त रन बना रहे थे, वो मिडफील्ड माफ कीजिएगा वो विंग पे बहुत जबरदस्त रन बना रहे थे। ओडेगार्ड आगे आ रहे थे, जिनचेंको इतना अच्छा गेम प्ले अपना दिखा रहे थे कि देखिए अच्छा लग रहा था उसके। लेकिन देखिए पहला गोल कंसीड करने के बाद जो आर्सेनल की क्या नाम है डिफेंस थी वो भी सतर्क हो जाती है, लेकिन उससे पहले उनको सतर्क होना चाहिए था। आर्सेनल की डिफेंस बेन वाइट थे, उसमें गेब्रियल थे और हमें देखने को मिलती है विलियम सलीबा। उतना कन्विंसिंग नजर नहीं आया उस पहले गोल के, लेकिन उस पहले गोल के बाद जो है वो एस्टन विला की टैक्टिक्स ही कुछ और थी। एस्टन विला जब पहला गोल स्कोर कर लेती है तो उसके बाद वो जो मोरक्को वाली टैक्टिक्स वालिद रेज़रागी लगाया करते थे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो उन्होंने लगाया था पोर्टुगल के अगेंस्ट कि पहला गोल स्कोर करते ही मोरक्को जो है वो गेम ऑफ प्ले को स्क्वीज करेगी, वो गेम को तेज करेगी, स्पीड बढ़ाएगी और चांसेस बनाएगी। पोर्टुगल चांसेस बनाएगी लेकिन डिफेंस इतना सॉलिड रखेगी क्या नाम है मोरक्को कि वो गोल स्कोर कर ही नहीं पाएंगे, वो एक इक्वलाइजर मार ही नहीं पाएंगे। और वही सेम टैक्टिक्स मुझे उनाई एमरी की नजर है। ऑल्दो उनाई एमरी जो है वो अलग गेम ऑफ प्ले से जा रहे थे। वो उन्होंने पहला जो गोल था क्या नाम है वो बहुत प्रेस करके मारा था, जबकि मोरक्को ने वो पहला गोल प्रेस करके नहीं मारा था, वो एक फ्लॉ की वजह से आया था जो एन नसरी को किसी ने मार्क नहीं किया था। उसके बारे में बाद में बात करेंगे या कि उसके बारे में किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। मेरे को इसको एक एनालॉजी देनी थी तो मैंने एनालॉजी दी। तो वैसा कुछ रहा उनाई एमरी का गेम। और बार-बार जब मार्टिनेली रन बना रहे थे तो गेब्रियल जेसूस मुझे लगा कि गेब्रियल जेसूस जो है अपने टच में नहीं नजर आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा इनोसेंस नजर आ रही थी उनके गेम ऑफ प्ले में। क्योंकि गेब्रियल जेसूस आप देखते हैं कि चढ़ते हैं, जैसे ही बॉल विंग पे आती है गेब्रियल जेसूस चढ़ना शुरू कर देते हैं और गोल स्कोर करते हैं, वो गोल निकाल के ही देते हैं। ओडेगार्ड 2 शॉट लेते हैं, एक शॉट ऑन टारगेट भी रहता है। फिर उसके बाद डेक्लन राइस भी शॉट लेते हैं, काई हेवर्ट्स भी शॉट लेते हैं, लेकिन वो शॉट को टारगेट में नहीं रख पाते हैं। पर गेम में थोड़ी-सी जो देखने योग्य बात थी आर्सेनल के लिए वो थी एक गोल जो कि डेक्लन राइस स्कोर करते हैं, पर उस गोल को डिनाई कर दिया जाता है हैंडबॉल की वजह से। आर्सेनल के लिए कहेंगे बुरी किस्मत, क्योंकि उससे पहले बात करी जा रही है कि मैटी कैश का हैंडबॉल भी था, तो उस हिसाब से लेजिटिमेटली आर्सेनल को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, पर आर्सेनल को पेनल्टी नहीं मिलती है। पता नहीं रेफरिंग की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज सी रेफरिंग लगी, लेकिन जो भी रहा आर्सेनल के अगेंस्ट गया जो भी कुछ था और आर्सेनल ये गेम हार गई। और एस्टन विला 15 के 15 मैच जीत चुकी है अपने होम टर्फ पे विला पार्क में। उनाई एमरी को एप्रिसिएशन, मैकगिन को एप्रिसिएशन, जो क्या नाम है गेम ऑफ प्ले को बहुत सिंपल रख रहे हैं और खासकर आपके एस्टन विला के डिफेंडर्स को बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन। बहुत अच्छा उन्होंने नाम क्या है डिफेंड किया। और जब भी क्या नाम है मार्टिनेली रन बना रहे थे उनको ज्यादा देर तक स्टे नहीं करने दिया है। जब भी क्रॉस डालते थे मार्टिनेली, क्रॉस को कभी भी कैपिटलाइज नहीं करने दिया डिफेंडर्स ने आर्सेनल के। ओडेगार्ड को भी, जेसूस को भी आगे एक सेकंड, फिर उसके बाद जब डेक्लन राइस आगे आ रहे थे तब भी उन्होंने कैपिटलाइज नहीं करने दिया। फिर उसके बाद आपके आगे आ रहे थे नाम भूल गया मैं, काई हेवर्ट्स आगे आ रहे थे तब भी उन्हें कैपिटलाइज नहीं करने दिया और गेम जो है वो 1-0 के मार्जिन से जीत ली था। ये था मेरा आर्सेनल बनाम एस्टन विला के मैच का विश्लेषण। दिस वाज माय description about Arsenal versus Aston Villa's match. The match incredibly went well for Aston Villa. There are a few things on which
the Arsenal team should look forward to. Although, one more thing to mention that Mikhail Arteta was charged or was booked for this match, so he couldn't attend that match. और first frustration was really getting reflected on his face while he was watching that match. So it was really a point of concern for Arsenal in that particular match as well. But Arsenal team is still looking very settled. So they can, I believe in them, and they can certainly make a comeback. Now moving forward from Arsenal's game to Chelsea's game. और जी हाँ, अब एस्टन विला और आर्सेनल के मैच के बाद बात करेंगे. We'll have a discussion about a club which has a very vast legacy, a club which was really at one point of time was ruling a tournament called Premier League. Now they are not just struggling; they are absolutely scrambling. An insipid game of play is always get reflected by them, and they are not looking confident. And their players, in particular, want this season to end as soon as possible. We'll have a discussion about Chelsea. Chelsea. If I talk about Chelsea in particular, Chelsea is like a team, or has been like a club which was not performing well since the last season. They are looking like a very diffuse kind of squad. They're very diffuse kind of team. They're not looking up to the mark, and this is because of the fact that they are not really there to play the game. They are absolutely, they do not have any kind of winning mindset. They're not here to play the game. They were really looking completely down and out in terms of the mindset, in terms of the physicality, in terms of the physique, in terms of all over all the aspects which needs to be put forward while playing the game of football. They were not looking very up to the mark as far as Chelsea are concerned. And as I talk about Chelsea, let me talk about the pre-season signing that they had done, like Caicedo, Lavia, Cole Palmer. I mean, numerous kind of signings and numerous big players who have very big reputation. Caicedo from Brighton was really getting considered as one of the key players for Chelsea's success in this season in particular. And Chelsea are not reflecting the game of play. Caicedo is not reflecting the game of play. This is because of the fact that they are completely looking down and out. So as far as Chelsea are concerned, Chelsea were playing their match against. Let's talk about the starting 11 first. So Chelsea starting 11, their number one was Sanchez. Their defense consisted of Cucurella, Badiashile, Disasi, and Reece James, captain, who was also wearing the captain's armband. They had Fernandez, Caicedo, Palmer, Gallagher, Mudrik, Broja, and the team Everton have Pickford, Young, Tarowski, Branthwaite, Mylonga, Harrison, Gue, Garner, McNeil, Doucouré, Calvert-Lewin. So this was the starting 11 of both the teams. Chelsea was, as far as the game of play are concerned, Chelsea were really pressing over. If I start with Chelsea's quality, Chelsea were really pressing over, and it was looking like that they are just few inch closer from a goal. They were just few inch closer. In the entire course of match, it was looking like goal and Chelsea do not have a very mild distance. They are really very close, और ऐसा लगता ही रहा जब तक मैच खत्म नहीं हो गया कि थोड़ी सी दूर है गोल, थोड़ी सी दूर है गोल, लेकिन गोल जो है वो बहुत दूर था, बहुत दूर रह गया. होता ये है कि चेल्सी जो है वो प्रेस तो कर रही थी. चेल्सी के विंग पे खेल रहे थे मुद्रिक, और मुद्रिक अच्छा गेम ऑफ प्ले बना रहे थे. मुद्रिक ने गेम ऑफ प्ले बहुत अच्छा किया. मुद्रिक प्रेस नहीं हो रहे थे, तो जब उन पे दो प्लेयर उन्हें मार्क करने जाते थे, मुद्रिक प्रेस नहीं होते थे. मुद्रिक क्रॉस भी डाल रहे थे, लेकिन हर बार मुद्रिक की क्रॉस में एक इनअप्रोप्रिएट, एक इमेच्योरिटी नजर आई, जिसका पूरा फायदा उठाती है एवर्टन. एवर्टन जो है वो मजे से गेम खेल रही थी, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि पहले 30 मिनट या पहले हाफ में जब चेल्सी ने लगातार मौके बना के गवाए, तब एवर्टन भी समझ जाती है कि हाँ, चेल्सी कुछ नहीं करने वाली, हम लोग गोल करेंगे अब. और उससे पहले एवर्टन उतने फ्यूरियस नजर भी नहीं आ रहे थे, उतने ज्यादा क्यूरियस भी नहीं नजर आ रहे थे कि हाँ अभी गोल मारना है या नहीं मारना है. तो एवर्टन जो है वो प्ले बनाती है, एवर्टन प्ले बनाती है और गोल स्कोर करती है, और गोल स्कोर एक नहीं दो गोल स्कोर करती है. और चेल्सी जो है पूरे गेम में ऐसा ही लग रहा था कि अब गोल स्कोर हो जाएगा, अब गोल स्कोर हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया जो मुद्रिक के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए अच्छे से. मुद्रिक जो है वो विंग पे ठीक रन बना रहे थे, लेकिन वही बात है, मैंने पहले भी बताया कि मुद्रिक जो है वो उस रन को कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहे थे. बहुत रॉन्ग पासेस दिखी, इंटरसेप्शन बड़े कम नजर आए. अगर मैं डिफेंस की भी बात करूं तो बड़े कम इंटरसेप्शन नजर आए. बाद में रीस जेम्स कैप्टन को क्या नाम है
रिप्लेस कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कॉलविल के साथ, लेकिन कॉलविल और रीस जेम्स की बिहेवियर में कुछ नजर नहीं आ रहा था। रीस जेम्स खैर एक फ्लैंक को संभाल रहे थे, एक फ्लैंक से ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब कॉलविल नजर आए तो कॉलविल ने अपनी डिफेंसिव ड्यूटी निभाई। वो चढ़ते हैं पर वो कोई डिफरेंस बना नहीं पाते, कि उससे पहले भी रीस जेम्स वही काम कर रहे थे जो कॉलविल कर रहे थे। कोई डिफरेंस बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करा जाता है फुटबॉल में, लेकिन कॉलविल कोई डिफरेंस नहीं बना पाए, एंड चेल्सी were really craving for that one goal, and they kept on craving, and the craving continued, and hence Chelsea could not really cook the victory out of the game. Instead, Everton were looking more settled team, and they were looking really calm, cool, and composed, because of the fact that they know the fact that Chelsea were apprehensive. Chelsea were not the favorites of the game. Chelsea are not going good at this season, and really the body language of the player was also not very good. Cole Palmer was coming forward, but yeah, he's him taking the charge did not make any difference for Chelsea. Chelsea were not looking that good, and I talked about Chelsea 1,000 times because of the great legacy they carry. Every time they step on the field, they have a very great legacy. If you can remember, Chelsea have recently won the Champions League in 2021. खैर वो बिल्कुल अलग टीम थी और ये बिल्कुल अलग टीम नजर आ रही है, पूरी डिफ्यूज टीम नजर आ रही है। और आपको याद होगा कि पिछले साल थॉमस टूकल को सैक कर दिया गया था कुछ गेम्स के चक्कर में। इस बार मॉरिसियो पोचेटिनो ने तो पूरे कैंपेन के बैंड बजा दिए, लेकिन अभी भी कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। मॉरिसियो पोचेटिनो भी मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल टैक्टिक्स के साथ आते हैं, कुछ अपनी टीम को बैक करना सिखाते हैं। एडवर्सिटीज में चेल्सी जो है कंप्लीटली क्रम्बल्ड लगती है, और ये जो है चेल्सी की वन ऑफ द क्वालिटीज है, जिसे मॉरिसियो पोचेटिनो को अगर आप कर सकते हो। देखो अब यहाँ से कमबैक करना बड़ा मुश्किल है। टॉप 4 तो आप भूल जाओ, अगर आप टॉप 10 का स्पॉट पे रिटेन कर लेते हो ना, तो दैट वुड रियली बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेट थिंग ऑल टुगेदर, बट there is a question mark over that thing as well. So you need to really carry out the momentum. You need to really figure out the way in which you can take your team out of the adversity. The team is really crumbling. They are not looking very good. Completely unsettled team. Everton, congrats to Everton. They won the match. हम तो चेल्सी फैन है नहीं, हम तो लिवरपूल है, टॉप टॉप पे बैठे हैं। पर हाँ, मैन सिटी के मैच की भी थोड़ी सी बात करेंगे। मैन सिटी और ल्यूटन टाउन का मैच होता है। ल्यूटन टाउन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले मैच बॉल बनाती है और गोल स्कोर कर देती है। कसम से कह रहा हूँ, मुझे लगा कि या तो मैच ड्रॉ होगा, नहीं तो ल्यूटन टाउन मैच जीतेगी। क्योंकि क्योंकि मुझे नहीं लगा, क्योंकि पिछला मैच आपको याद होगा कि किस तरह से क्या नाम है एस्टन विला ने मैन सिटी को तरसा दिया था, क्रेव करा दिया था कि भाई आप गोल स्कोर कर लो, और आप कर सकते हो तो कर लो। उनाई एमरी क्या कन्विंसिंग नजर आया, लेकिन इतना ल्यूटन टाउन के कोच साहब नजर नहीं आए। ल्यूटन टाउन के कोच साहब ने बोला अरे एक गोल मार दिया ना, यही अचीवमेंट है। मैन सिटी के अगेंस्ट गोल मार दिया, ये अपने आप में अचीवमेंट है। तो कोच साहब ने जाने दिया और वो लीड जो है उन्होंने गवा दी, और उसके बाद पहला गोल जो है वो तो नाम क्या है स्कोर कर देते हैं। जी हाँ, पहला गोल स्कोर करते हैं वही प्लेयर जिन्होंने अभी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था, बर्नार्डो सिल्वा। कमाल के प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा जो है पहला गोल स्कोर कर देते हैं मैन सिटी के लिए, और 1-1 यानी कि इक्वलाइज पोजीशन पे आ जाता है मैच। अब यहाँ से रन बनाना था मैन सिटी को या ल्यूटन टाउन, क्योंकि मैन सिटी ये मैच नहीं हारने वाली थी। मैन सिटी ज्यादा से ज्यादा नहीं, माफ कीजिएगा, मैन सिटी ये मैच हमें मुझे लग रहा था कि ड्रॉ करेगी, अगर 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 उन्होंने गेम इंप्रूव नहीं किया। लेकिन वो लोग मैन सिटी है भाई, वो गेम इंप्रूव करने के लिए ही जाने जाते हैं, वो एडवर्सिटी से बाहर आने के लिए ही जाने जाते हैं। गेम इंप्रूव करती है मैन सिटी, और उसके बाद मैन सिटी गोल लेकर आती है जैक ग्रिलिश के सुनहरे पैरों से। जी हाँ, जैक ग्रिलिश स्कोर करते हैं गोल और मैन सिटी को ये मैच जितवा देते हैं। देखो मैन सिटी का मैच है, पेप गार्डियोला कोच है, इससे ज्यादा मैं क्या बात, लेकिन वो पेप गार्डियोला है भाई, उसने बार्सिलोना को प्राइम में रखा है। ये तो मैन सिटी है, मैन सिटी को भी प्राइम में रखा। पिछले साल भाई मैन सिटी बेटर थी या बार्सिलोना, आज भी डिबेट हो सकती है। खैर बात कर ली पेप गार्डियोला की टीम की। अब आते हैं नेक्स्ट मैच पे जो हुआ, जो मेरा जो है उस मैच डे का फेवरेट मैच रहा। एक लिवरपूल वाला मैच तो ऑब्वियसली मेरा फेवरेट रहेगा ही, क्योंकि मैं लिवरपूल फैन हूँ। लेकिन एक मैच और जो मेरा फेवरेट रहा, वो एक टीम के अगेंस्ट था जो वेस्ट हैम से अपना मैच 2-1 से हार गई थी, और बहुत अच्छा लगा। पोस्टेकोग्लू साहब, आंजे पोस्टेकोग्लू जो है वो अपना कमबैक करते हैं। किसके लिए? आंजे पोस्टेकोग्लू जो है कमबैक कराते हैं टॉटनम को। टॉटनम हॉटस्पर्स अपने घर पे खेल रही थी मैच न्यूकासल के अगेंस्ट। देखो फेवरेट्स कंसीडर किया जा रहा था न्यूकासल को, because the fact that Newcastle are right now playing Champions League and they have really produced some good kind of football this season, and Tottenham had lost their last game against a team called Minos. Still
against Tottenham, they were really the minnows. Although West Ham edged past Tottenham in a very convincing manner. Coming in today's match, Ange Postecoglou totally answered those questions and really ticked all the boxes which he was supposed to. Were Tottenham did look a fearsome team on that very day. Talking about the Tottenham match, oh my god, let me handle a let me handle a clap of appreciation to one of the best winger of the world, Son Heung-min. What a game he played! My God, that was something else. I was really there to look forward to him, and he was really clinical. He was classical. He was really, really very elegant with the game of play that he put forward in the game, or which he reflected on the field. Oh my God, that was really incredible thing. Clap of appreciation for Son, and let's talk about the match in detail. So the match starts, and Tottenham started really mounting over, climbing over Newcastle without care, without giving any damn care to Newcastle's defense. They were really tearing them apart. They did not have any kind of fear in their mind. They were really there to win it, and that is what the mindset each team should reflect. If they feel completely down and out, whenever you get a setback, you should have a courage to give a comeback as well, to get a comeback as well. That is what the sportsmanship reflects, and Tottenham really did a great comeback. Oh my God, the first goal that Udogi, every goal which Tottenham scored had the involvement of Son. Son was really, as I told you, as I described him earlier already, he was really playing a different ball game altogether. He was really playing a different ball game altogether in compared to what Newcastle wing was playing. He was really incredible. Oh my God. No description, no word can describe his yesterday's performance. बहुत अच्छा खेली, क्या नाम है, टॉटनम, और उसमें सॉन साहब ने जो कैप्टन साहब ने जो रन बना रहे थे, वो विंग पे चढ़ते थे, और उसके बाद जब उन्हें तीन प्लेयर मार्क करने या प्रेस करने आते थे, वो उन्हें प्रेस तो हटाइए, बॉल नहीं देते थे, बॉल लूज नहीं कर रहे थे तीन प्लेयर के प्रेस करने के बावजूद। और उसके बाद क्या परफेक्ट उन्होंने क्रॉसेस डाले हैं कल, क्या रन बना रहे थे वो, जबरदस्त। उस उनके पहले असिस्ट के चक्कर में उडोगी जो है वो पहला गोल मारते हैं और टॉटनम को 1-0 की लीड देते हैं। टॉटनम जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, टॉटनम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन 1-0 आपको पता है कि ये कितनी ज्यादा अनस्टेबल लीड है, कितनी ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन होती है किसी भी टीम के लिए जो फुटबॉल खेल रही होती है। देखिए 1-0 की लीड जो है वो उतना ज्यादा बेटर कंसिडर नहीं किया जाता है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। और उस तो फिर टॉटनहम ने बोला कि देखिए भाई 1-0 की लीड तो हमारा आज मोटिव ही नहीं है, आज हम जो बॉल हमारे पैर पे लगेगी वो गोल पोस्ट के अंदर ही जाएगी, ये सोच के आए थे टॉटनहम वाले। और उसके बाद सॉन साहब जो है दूसरा असिस्ट देते हैं रिचार्लिसन को, रिचार्लिसन जो है अपना पहला टॉटनहम गोल स्कोर करते हैं उडोगी के साथ। क्या कमाल का गोल स्कोर करते हैं, जबरदस्त, मजा आ जाता है क्या नाम है रिचार्लिसन का गोल देख के। ऑल्दो उसमें 90% क्रेडिट जो है वो सॉन को जाना चाहिए, क्योंकि वो इतना क्लोज टू परफेक्ट क्रॉस था, इतना क्लोज टू परफेक्ट क्रॉस था कि मजा आ गया वो क्रॉस देख के। क्रॉस बहुत कमाल का था, सॉन बीइंग सॉन उन्होंने क्रॉस किया, और तीसरा गोल जो है वो भी रिचार्लिसन के हाथों ही मरवा दिया। और तब तक क्या नाम है कंप्लीटली डाउन एंड आउट थी, कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया था न्यूकासल को इस गेम से, और न्यूकासल जो है वो प्रेस भी नहीं कर पा रही थी, वो गेम को अपने अटैकिंग थर्ड में भी नहीं लेके जा पा रही थी, टॉटनहम के डिफेंसिव थर्ड में भी नहीं लेके जा पा रही थी। ये हालत थी क्या नाम है, ये हालत थी कल न्यूकासल की। और न्यूकासल जो है उसके बाद एक गोल स्कोर कर दिया न्यूकासल ने, लेकिन सच पूछो तो मैंने 68 मिनट पे ही मैच देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। उसके बाद पेनल्टी मिलती है, पेनल्टी कंसीड कर देती है न्यूकासल, और सॉन साहब जो है 3 असिस्ट के अलावा वो अपना नाम वो अपना नाम उस पेनल्टी उस पेनल्टी माफ कीजिएगा, वो अपना नाम स्कोर शीट में भी दर्ज कराते हैं। कमाल का कॉम्प्रिहेंसिव गेम ऑफ प्ले, और टॉटनहम को ये चीज कंसिस्टेंट रखनी चाहिए, टॉटनहम को ये चीज कंसिस्टेंट रखनी चाहिए, क्योंकि टॉटनहम के साथ लोग एक ही प्रॉब्लम एसोसिएट करते हैं जनरली, उनकी कंसिस्टेंसी। अगर टॉटनहम कंसिस्टेंट रन बनाएगी लगातार, तो टॉटनहम जो है वो एक फेवरेट्स बन जाएगी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। आई हैव कंप्लीटली रिव्यूड द मैच डे 16। वन मोर थिंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट अगेंस्ट बर्नमथ with a margin of 3-0. Yeah, you heard me right. Manchester United rather, lost that match. It is a really a point of concern for Eric Ten Hag. How should he look forward to
his future or the team's future or the club's future in particular. That is what it is from my side. This is what I can present in front of you in the form of the goal kick show hosted by Shivs. If you like my video, if you like my analysis, do subscribe my channel, like the video, and don't forget to share it with your friends. And don't forget to make them the football fans. Don't forget to make them fall in love with the sports in general, because I love all sports. Thank you very much for tuning in.